नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, मेरे से एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि यूपीपीसीएल के डिटेल्ड सिलेबस पे वीडियो बनाइए। ठीक है कि यूपीपीसीएल का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यूपीपीसीएल का कोई डिटेल्ड सिलेबस है। सीधी सी बात है, यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोई सिलेबस है ही नहीं। सिलेबस क्यों नहीं बोल सकते इसका है, देखिए क्या होता है, हर साल इसमें नए क्वेश्चन आते हैं और कोई ना कोई नया सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कभी ये मान ही नहीं सकते कि इसका कोई डिटेल्ड सिलेबस है। ठीक है, 18 का पेपर अलग होता है, 19 का अलग हो जाता है, फिर 20 में कोई और सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, 22 में कोई 2 बार रिक्रूटमेंट निकला, कोई और सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता रहता है, हर बार कोई ना कोई सब्जेक्ट सरप्राइज करता है। किसी की वेटेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, किसी की लो हो जाती है। ठीक है, कभी उल्टे सीधे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो जिस भी एग्जाम में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है, उसका कभी कोई स्पेसिफिक सिलेबस होता ही नहीं है, कोई डिटेल्ड सिलेबस होता ही नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कैसे करी जाती है? ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करी जाती है एक आइडिया लगा के। ठीक है, आइडिया कैसा कि हाँ यार, पिछली बार ऐसा आया था तो इस बार ऐसा आ सकता है, तो उसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा। तो डिटेल्ड सिलेबस इसका है ही नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स बोल देते हैं ना कि इसका डिटेल्ड सिलेबस ही है, वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोई डिटेल्ड सिलेबस है ही नहीं। हाँ, सिलेबस कुछ हद तक है, कुछ हद तक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के पता चलता है कि हाँ कुछ हद तक सिलेबस है। कैसा? जैसे सबसे पहले यूपीपीसीएल एग्जाम में आपको प्रिपेयर क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने 5 सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करने ही पड़ने हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल कोर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात बता दूं, यूपीपीसीएल का जो जेई का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इलेक्ट्रिकल कोर और एक है इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सिलेबस। अब ये या फिर यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्राइमरी और इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सिलेबस। अब ये इलेक्ट्रिकल प्राइमरी और इलेक्ट्रिकली सेकेंडरी सिलेबस क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल प्राइमरी के अंदर हमारे पास वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमन जेई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट एक होता है, एक तो इन्वायरमेंट होता है और एक और होता है, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम होता है यार, वो जो बिजनेस खोलता है, अरे क्या नाम होता है उसका, बिजनेस खोलने वाले सब्जेक्ट का, बिजनेस खोलो, ये करो, आत्मनिर्भर बनो। अरे यार एक मिनट, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एक वो हो गया। ठीक है, और साथ में क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सिलेबस। ठीक है, जितने मैंने सब्जेक्ट बोले हैं। अब इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सिलेबस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का बेसिक क्या है? फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बेसिक के अंदर जो आता है हमारे पास, वो आता है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स कौन सा? जो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो मैथ है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ में बेसिक फिजिक्स। अब ये बेसिक फिजिक्स कौन सी है? ये बेसिक फिजिक्स कौन सी है? ये देखो, एक तो होती है जनरल साइंस वाली फिजिक्स, एक होती है बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा होगा? देखो, जो जनरल साइंस की फिजिक्स होती है ना, उसमें तो 10th लेवल की फिजिक्स आती है। 10th लेवल की फिजिक्स कैसे? जैसे कि हो गया कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो सबको ही पता होता है, ये यूनिट पूछ ली। तो इसमें आरआरबी जेई जैसी फिजिक्स नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की ज्यादा टफ नहीं फिजिक्स पूछता यूपीपीसीएल, बेसिक ही पूछता है। लेकिन कैसे? जैसे आपने इंजीनियरिंग के सेमेस्टरों के अंदर फिजिक्स पढ़ी होगी ना, जैसे डिप्लोमा लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं, कौन सी? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। और क्या होता है इसमें, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं, ठीक है। और मोशंस के लॉ क्या होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो फिजिक्स होती है इसमें देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन पिछली बारी जो पूछे गए थे वो इसी टाइप के पूछे गए थे, जैसे मोशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा फिजिक्स का, ठीक है। मैथ्स पूछ लेते हैं बेसिक, ठीक है। तो सिलेबस इसका अपना है कोई नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल का तो ये रहा कि इलेक्ट्रिकल प्राइमरी और इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी सिलेबस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो और बात रही नॉन टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल यूपीपीसीएल इतना कोई हाई लेवल का तो पूछता नहीं है, मतलब वही होता है मॉडरेट लेवल का, ठीक है। मॉडरेट लेवल की रीजनिंग, हाँ करंट अफेयर्स यूपीपीसीएल में अच्छे लेवल के आने लग गए, अब टफ करंट अफेयर आने लग गए, इसी की वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन जा रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर थोड़े अच्छे लेवल के आने लग गए। और हिंदी का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। हिंदी के अंदर क्या पूछ लेता है, जैसे कि पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, अलंकार, ठीक है। अलंकार को इतना ज्यादा नहीं लेता, मुहावरे, पिछली बार तो मुहावरे लिए थे भाई साहब, जिस शिफ्ट में मैं बैठा था उसमें मुहावरे थे, ठीक है। मैं पिछली बार बेस शिफ्ट में बैठा था, 30 वाली, जो 30 पता नहीं कब हुआ था एग्जाम, में भूल गया, अब 30 तारीख को ही हुआ था, ठीक है। बेस शिफ्ट बनाया गया था उसको, पता नहीं मई में था अप्रैल में था, ठीक है, उसमें बैठा था मैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन वॉर्मलाइजेशन तो कुछ मिली नहीं, ठीक है, तो बाहर हो गया, ठीक है। उसमें मेरे थे 134 पता नहीं 133 के आसपास नंबर थे, तो इतना ही था, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस इसका कोई है नहीं, ठीक है। जितना मैंने बताया सब्जेक्ट अगर आप उतना कर सकते हैं, बाकी ये है कि अगर आप टफ शिफ्ट में बैठ जाते हैं तो फिर ये होता है कि अगर आप सारे भी नहीं कवर करते लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन करके, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाते हैं, तो ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिल सकता है। बस यही होता है इसमें, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है यार, ओ यार भाई इसमें ना हार्डवर्क इतना मैटर नहीं करता, सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपका लक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। यूपीपीसीएल जेईई अगर आपको बनना है तो आपको किस्मत तो भाई चाहिए ही चाहिए। किस्मत कैसी चाहिए, कभी कभार मैंने ऐसे भी देखा है, कुछ कुछ शिफ्ट में ऐसे भी पेपर डिजाइन होता है कि फिजिक्स और मैथ्स इंक्लूड ही नहीं होता, ठीक है, प्योर कोर से पूछता है, कई कई सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं। अच्छा मेरा एक दोस्त था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके पेपर में, जैसे हम बोलते हैं ना यूपीपीसीएल में पावर सिस्टम नहीं आती, लेकिन मैं बताता हूँ वो जिस शिफ्ट में बैठा था ना, मुझे याद नहीं है वो किस शिफ्ट में बैठा था, उसमें कम से कम 66 क्वेश्चन पावर सिस्टम के थे। तो देखो कोर से बना था उसके पेपर में, तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे मेरा पावर सिस्टम स्ट्रांग है, मशीन भी मेरी स्ट्रांग है, ठीक है, तो जिसका पावर सिस्टम और मशीन स्ट्रांग है उसको पावर सिस्टम वाला पेपर मिल गया, तो देखो तो उसका फायदा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएल में पेपर हमेशा नॉन कोर से बनता है, कोर से बनता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस शिफ्ट में बैठ रहे हैं, आपके लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये भी होता है, ठीक है। किसी पेपर में 76 क्वेश्चन भी पावर सिस्टम के होते हैं, कोई कोई शिफ्ट ऐसी होती है यूपीपीसीएल की जिसमें 1 या 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं सिर्फ पावर सिस्टम के, किसी में 10 क्वेश्चन भी मशीन के नहीं होते, और किसी में 50 से 60 क्वेश्चन मशीन के होते हैं, किसी में प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक कंट्रोलर, मैट लैब, स्काडा, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। देखो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, बच्चा जितना भी पढ़ ले ना कंफ्यूज तो होता ही होता है पीएलसी में, क्योंकि वो हमारा इतना कोर सब्जेक्ट है भी नहीं, ठीक है। वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें चला जाता है डोमेन में, ठीक है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर हो गए, अब थोड़ा सा भी माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन घूम गया तो हम इलेक्ट्रिकल वालों को डर लगता है, ठीक है। अब जिस पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं वो टफ शिफ्ट का पेपर बन जाता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन जिसमें ज्यादा हो गए, माइक्रो कंट्रोलर के ज्यादा हो गए, ठीक है। तो यही होता है, तो आपके लक पे भी डिपेंड करता है यार, जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो आधी तैयारी करके जाते हैं लेकिन फिर भी उनका यूपीपीसीएल में सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप यूपीपीसीएल के लिए पूरी तैयारी करके जाएं या यूपीपीसीएल के लिए आधी तैयारी करके जाएं, बस आपको सिलेबस कवर करना है किसी भी तरीके से, वो चाहे आप आधे अधूरे तरीके से करें, जैसे मर्जी तरीके से करें, और आपका लक चलना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपका हार्डवर्क और लक कंबाइंडली चल गया ना, यूपीपीसीएल क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। यूपीपीसीएल
एक तरीके का इजी एग्जाम भी है और एक डिफिकल्ट एग्जाम भी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है हार्डवर्क और लक का, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये बात झूठी नहीं है। एक चैनल था यूट्यूब पे, वो अब बंद हो गया है, मतलब लगभग बंद भी नहीं हो गया, उस पर वीडियो आती नहीं है। एक ना पावर विल नाम का चैनल था। पावर मिल नाम पे एक जूनियर इंजीनियर थे, ठीक है। एक जोल बात डिस्ट्रीब्यूशन में ही है वो भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम तो मिलता नहीं, तो यूट्यूब चैनल को कैरी करना मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने एक वीडियो में बताया था, पावर विल नाम का एक चैनल था, उसमें एक लड़के थे, ठीक है। आगरा डिस्कॉम की तरह DVVNL में ही, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ही पोस्टिंग है उनकी, ठीक है। उस टाइम तो थी, अब कहाँ है मुझे नहीं पता। तो DVVNL में थे वो। तो पावर विल नाम के जो जूनियर इंजीनियर लगे थे, उन्होंने भी यही बोला था कि UPPCL एक लक वाला एग्जाम है, ठीक है। किसी में मशीन ज्यादा, उनकी वीडियो भी है एक पावर विल चैनल पे, उन्होंने बोला था कि किसी पे मशीन ज्यादा होती है, किसी में पावर सिस्टम ज्यादा होता है, किसी में कंट्रोल सिस्टम ज्यादा होता है। और उन्होंने ये भी बोला था इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बस आप अंदाजा लगा के प्रिपरेशन कर सकते हो और बाकी अपने लक पे छोड़ दो। भाई आपकी किस्मत में हुआ तो भाई यूं ऐसे चुटकी बजाते यूपीपीसीएल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर आपकी किस्मत में ना हुआ ना, तो भाई सिर लगड़ लेना। यूपीपीसीएल में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये जितने लोग निकलने के बाद बोलते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना पढ़ा था, मैंने 18 घंटे पढ़ा था, भाई 7-8 घंटे भी अगर पढ़ाई होती है ना, तो उसमें हो सकता है ये एग्जाम क्लियर, ठीक है। बिकॉज ये एग्जाम 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इट्स योर हार्ड वर्क एंड इट्स योर लक, ठीक है। 17-18 घंटे पढ़ाई करने से कभी यूपीपीसीएल ना निकला है ना निकलेगा, क्योंकि जिसका डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है, जिसमें लक चलना है। अब आप इस बार जो एग्जाम होने वाला है, अभी तो वैकेंसी आई नहीं, अभी आएगी। इस बार का जो एग्जाम होने वाला है, जो अभी होगा, ठीक है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसमें कौन सा सब्जेक्ट नया आने वाला है? कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। क्या पता सब्जेक्ट नया ना आए, ठीक है। क्या पता पुरानी थ्योरी पे यूपीपीसीएल वापस आ जाए, क्या पता कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। क्या पता क्वेश्चन ही इतने धमाकेदार और टफ आ जाए। अच्छा, एक जगह कोई एक आजकल क्या हो गया, यूट्यूबर्स जो हो गया ना, वो अपने प्रमोशन के लिए पहले ही बताने लग जाते हैं यूपीपीसीएल में लाएं 151 नंबर। यूपीपीसीएल तभी क्लियर होता है जब उसमें 151 नंबर आते हैं। अरे मेरे भाई, यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कभी 151 नंबर की जरूरत होती ही नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई है तो कट ऑफ यूपीपीसीएल का 125 भी जा सकता है, जरूरी नहीं है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है तो 135 से 140 के आसपास भी रह सकता है। अगर पेपर का लेवल हाई है तो यूपीपीसीएल की जो कट ऑफ होती है वो 165 भी गई हुई है। वो कौन से में गई हुई है? 2018 में, जब बिल्कुल इजी पेपर आया था, जब 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था और सारे क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछे गए थे, समझे, नेटवर्क से पूछे गए थे। तो कट ऑफ 165 से लेके 170 भी जाती है, ठीक है, 150 भी जाती है, 135 भी जाती है, 142 भी जाती है। तभी यूपीपीसीएल का कट ऑफ कभी कांस्टेंट नहीं रहता। यूपीपीसीएल का कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। लेकिन अभी भी कोई यूट्यूबर कह रहा है 150 नंबर लाने पड़ते हैं, कोई कह रहा नहीं जी 145 लाने पड़ते हैं। भाई ये जो पेपर है ये एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, तो अनप्रिडिक्टेबल पेपर में कोई प्रिडिक्टेबल कट ऑफ कैसे बना सकता है, ठीक है। तो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बस आपने क्या फॉलो करना, आपने एक प्रीवियस ईयर को देख के एक अंदाजा लगा के तैयारी करनी है, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस ईयर में हमें पता है कि इन्वायरमेंट आया था, तो इन्वायरमेंट आप पढ़ के चले जाएं। वो इस बार आता है नहीं आता, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड अपॉन इट्स मूड, ठीक है ना। उसके कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। बस हमने प्रीवियस ईयर पेपर से अंदाजा लगा लिया कि यस कि इन्वायरमेंट आया था, अब हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो ठीक है, अब ये वीडियो सारे लोगों तक शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए कि ये पूछना कोई सवाल नहीं बनता कि यूपीपीसीएल का डिटेल्ड सिलेबस क्या है। यूपीपीसीएल का डिटेल्ड सिलेबस खुद भगवान जी नहीं बता सकते यार, ईश्वर नहीं बता सकता भाई। ईश्वर भी अगर खुद पेपर देने जाएगा ना तो वो भी चौंक जाएगा, यार ये किसने पेपर बना दिया। तो ये सही बात होती है, ठीक है। तो एक इसकी तैयारी हमेशा एक अंदाजा लगा के होती है, ठीक है ना। अंदाजा लगाना है आपको पिछला पेपर देख के कि हाँ ऐसा है, तो आप अपना दिमाग चलाओगे कि हाँ ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।